राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। उसी सिंक्रोनस मोटर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 में करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको अच्छे से समझ लेना। इसमें पूरी तरह से इनके आंसर जो कन्फ्यूजन वाले हैं उनको अच्छे तरह से समझाया है। चलिए शुरू करते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंक्रोनस मोटर का बाहरी आकार जो है, पहला ऑप्शन कह रहा है गति बढ़ने के साथ छोटा होता है, यानी गति बढ़ेगी तो साइज छोटा हो जाएगा। दूसरा कह रहा है फ्लक्स घनत्व बढ़ने पर छोटा होता है, फ्लक्स घनत्व बढ़ने पर छोटा होता है। ये बी ऑप्शन कह रहा है फ्लक्स घनत्व बढ़ने पर छोटा होता है। अब सी ऑप्शन कह रहा है अश्व शक्ति बढ़ने पर, यानी जो हमारी हार्स पावर है बढ़ने पर छोटा होता है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी पर। तो क्या आंसर सही है ये बताना है। तो अगर मोटर का आकार छोटा करना है तो उसके लिए फ्लक्स घनत्व बढ़ाना पड़ेगा। फ्लक्स घनत्व बढ़ा देंगे तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी, फ्लक्स घनत्व बढ़ने पर आकार छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकाली मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में अकस्मात यानी अचानक एक फेज दोष युक्त हो जाने पर, अकस्मात यानी अचानक एक फेज के दोष युक्त हो जाने पर, पहला ऑप्शन है मोटर गर्म हो जाएगी, मोटर जल जाएगी, मोटर सामान्य रूप से चलेगी, मोटर रुक जाएगी। तो अगर सिंक्रोनस मोटर में अचानक एक फेज दोष युक्त हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। ये ध्यान देंगे, मोटर इसमें क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर एक फेज दोष युक्त हो जाएगा तो मोटर रुक जाएगी। क्वेश्चन देखेंगे, ये सिंक्रोनस मोटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे, कह रहा है अग्रगामी शक्ति गुणक पर परिचालित तुल्यकालिक मोटर का, परिचालित मतलब ऑपरेट, चल रही सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो जब अग्रगामी शक्ति गुणक पे हम मोटर को प्रचालित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। जब किसी मोटर को लीडिंग पावर फैक्टर में चलाया जाता है तो वो क्या काम करने के लिए होता है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन कहीं दिख रहा है, कह रहा है कला अग्रकारी, ध्वनि जनरेटर, यांत्रिक तुल्यकालिक, वोल्टेज बूस्टर। तो यहाँ पर जो कई सारे लोग इसको वोल्टेज बूस्टर लगा देते हैं, नहीं, ये होता है फेज एडवांसर। यानी जब हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाती है, फेज एडवांसर। फेज एडवांसर को हिंदी में बोलते हैं कला अग्रकारी। कला अग्रकारी मतलब फेज एडवांसर। तो जब हम ओवर एक्साइटेड करके मोटर को चलाते हैं तो वो पावर फैक्टर सुधारती है, उसी को कहते हैं फेज एडवांसर या कला अग्रकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर का यानी सिंक्रोनस मोटर का, तुल्यकालिक मोटर का प्रवर्तन बला गुण होता है। तुल्यकालिक मोटर का प्रवर्तन बला गुण मतलब स्टार्टिंग टार्क। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत न्यून, शून्य, बहुत उच्च, अर्धपूर्ण लोड का बला गुण, यानी हाफ लोड का टार्क होता है। ये कह रहा है डी ऑप्शन। तो ध्यान दें, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, 0, इसलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बड़े तुल्यकालिक जनरेटर को ओवरलोड से सुरक्षा की जाती है। एक बड़े तुल्यकालिक जनरेटर को ओवरलोड से सुरक्षा की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रिले, ओवर करंट रिले के द्वारा, मोह रिले के द्वारा, तापमान संवेदी रिले के द्वारा, बुकोज रिले के द्वारा। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार एग्जामों में पूछा गया है कि जो बड़े आकार के सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं उनकी ओवरलोड से सुरक्षा किस रिले के माध्यम से की जाती है। तो इसमें जानते हो ज़्यादातर लोग आंसर क्या लगा देते हैं, ओवर करंट रिले, कि जो ओवरलोड से सुरक्षा करेगी ओवर करंट रिले। इसीलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बड़े सिंक्रोनस जनरेटर जो होते हैं उनमें ओवरलोड से सुरक्षा करने के लिए ओवर करंट रिले नहीं, तापमान संवेदी रिले लगाई जाती है। सी ऑप्शन, तापमान संवेदी रिले। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ओवर करंट से सुरक्षा के लिए नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, ओवर करंट रिले। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तुल्यकाली मोटर में, एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर कुंडली होती है। एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर कुंडली होती है, ये क्वेश्चन है। कह रहा है घूर्णक की गति को स्थायी करने के लिए, जो घूर्णक होता है, रोटर होता है, उसकी गति को क्या करने के लिए, स्थायी करने के लिए। दूसरा कह रहा है घूर्णक दोलन का दमन करने के लिए, जो घूर्णक होता है, रोटर होता है, उसके जो कंपन होते हैं, दोलन होते हैं, उनको समाप्त करने के लिए। दमन मतलब होता है समाप्त करना। सी कह रहा है आवश्यक आरंभिक बलागुण उत्पन्न करने के लिए, जरूरी स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न करने के लिए। और डी कह रहा है ए और सी दोनों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर क्या हो जाता है, डी। क्योंकि जो हमारा डैम्पर वाइंडिंग होती है वो डैम्पर दोलन को समाप्त करती है, यानी हंटिंग, दोलन मतलब होता है हंटिंग, तो जो रोड घूमने वाला भाग है उसकी हंटिंग को कम करती है। और दूसरा क्या है, स्टार्टिंग टार्क भी उत्पन्न करती है। तो ये दोनों ही काम करती है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर ए और सी नहीं सही होगा। ये गलती से बाई मिस्टेक लिख गया है ए, ये बी है, ये बी है, ध्यान देंगे। ये बी और सी सही होगा, बी और सी ये गलत लिख गया है, ये बाई मिस्टेक गलत लिख गया है, ए लिख गया है। तो बी और सी सही होगा। घूर्णक की गति स्थायी करने के लिए नहीं, घूर्णक दोलन को दमन करने के लिए, यानी कंपन को समाप्त करने के लिए, हंटिंग को समाप्त करने के लिए, और स्टार्टिंग टार के लिए। तो इसका आंसर बी सही होगा। इसको करेक्ट कर लेना, बाई मिस्टेक ए लिख गया है ये। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड वी कर्व। तो एक वी कर्व होता है, एक एंटी वी कर्व होता है। एंटी वी कर्व को इन्वर्टेड वी कर्व कहते हैं। तो एंटी वी कर्व यानी इन्वर्टेड वी कर्व तुल्यकालिक मोटर में निम्न के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यानी किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये भी कह सकते हैं। किसके बीच प्रतिनिधित्व करता है, ये भी कह सकते हैं। किसके बीच स्थापित होता है, ये भी कह सकते हैं। तो इन्वर्टेड वी कर्व किसके बीच में होता है, ये इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय धारा और शक्ति गुणक, दूसरा है क्षेत्रीय धारा और आर्मेचर धारा, तीसरा आर्मेचर धारा और पावर फैक्टर, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके बीच में संबंध बताता है, ये बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक वी कर्व। तो वी कर्व जो होता है हमारा, वो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच संबंध बताता है। फील्ड करंट और क्षेत्रीय धारा, फील्ड करंट मतलब क्षेत्रीय धारा, और आर्मेचर करंट के बीच संबंध बताता है। वो क्या होता है, वी कर्व। और जो इन्वर्टेड वी कर्व होता है वो फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में संबंध बताता है। फील्ड करंट के बढ़ने से पावर फैक्टर क्या होता है, फील्ड करंट के घटने से पावर फैक्टर क्या होता है। तो एंटी वी कर्व इसी के बीच संबंध बताता है। इसका वीडियो किसी दिन हमें बताएंगे, क्योंकि एक लड़के ने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि सर वी कर्व और एंटी वी कर्व के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो हम इसको किसी दिन बता देंगे। इस वीडियो को आज हमारे लड़के ने व्हाट्सएप में हमारे इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, इस टॉपिक को, वी कर्व और एंटी वी कर्व के बारे में। तो इसको हम ज़रूर बताएंगे। तो उस समय बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और ये बहुत आसान है वी कर्व और एंटी वी कर्व, लेकिन अगर हम इसको समझते नहीं तो ये बहुत टफ लगता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। ये ध्यान रखा करें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं और लाइक तो बहुत ही कम करते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। पहले लिखा जाता है यहाँ से, फिर इसे क्वेश्चन को बनाया जाता है और इसके बाद अपलोड किया जाता है, तो बहुत मेहनत करने पड़ती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से स्वचालित ना होने वाली मोटर, निम्न में से सेल्फ स्टार्ट ना होने वाली मोटर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर, तुल्यकाली मोटर, यूनिवर्सल मोटर और स्प्लिट फेस मोटर। तो सेल्फ स्टार्ट ना होने वाली मोटर कौन सी होती है, सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकाली मोटर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मोटर को पश्चगामी अथवा अग्रगामी शक्ति गुणक पर, पश्चगामी अथवा अग्रगामी शक्ति गुणक पर सरलता से प्रचालित किया जा सकता है। तो निम्न में कौन सी ऐसी मोटर है जिसे
लीडिंग और लैगिंग दोनों पावर फैक्टर में चलाया जा सकता है, तो ये सभी को क्लियर होता है। कौन सी मोटर होती है? सिंक्रोनस मोटर। ये एक ऐसी मोटर होती है जिसे हम लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर में चला सकते हैं। नेक्स्ट है, तुल्यकाली मोटर को उसकी सामान्य स्थिर गति के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिर गति में चलाने की विधि है क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर को उसकी सामान्य स्थिर गति के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिर गति में चलाने की विधि, यानी मान लिया जाए कोई एक मोटर है 1000 आरपीएम की सिंक्रोनस मोटर है, तो उसके गति के अलावा किसी अन्य स्थिर गति पे मान लिया जाए कहा 1400 या 750 या 1500 किसी अन्य स्थिर गति पे चलाने की क्या विधि है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है सप्लाई फ्रिक्वेंसी बदलकर, सप्लाई आवृत्ति बदलकर। दूसरा कह रहा है बी भार बढ़ाकर। सी कह रहा है सप्लाई, और डी कह रहा है फेस क्रम बदलकर। तो अगर हम कहें कि 50-60 फ्रिक्वेंसी की 6 पोल की एक मोटर थी तो 1000 में चल रही थी, अगर उसी में कह दिया जाए कि उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर 6 पोल में 60 हर्ट्ज कर दिया जाए तो उसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और वो बढ़ी हुई गति हमें क्या रहेगी? स्थिर बनी रहेगी। तो इसका आंसर क्या होता है? सप्लाई फ्रिक्वेंसी या सप्लाई आवृत्ति को परिवर्तित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुल्यकाली मोटर में हंटिंग का कारण क्या है? सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का क्या रीजन है? तो बेयरिंग में अधिक घर्षण, परिवर्ती भार, वायु अंतराल में वृद्धि, शून्य भार। तो एक क्वेश्चन ऐसा हो चुका है, उसमें थोड़ा सा भाषा चेंज थी, इसलिए क्वेश्चन रिपीट है। तुल्यकाली मोटर में हंटिंग का क्या रीजन होता है? बेयरिंग में अधिक घर्षण, परिवर्ती भार, वायु अंतराल में वृद्धि, शून्य भार। तो जो हंटिंग होती है वो परिवर्ती भार के कारण होती है, वेरिएबल लोड के कारण होती है। जब लोड घटता बढ़ता है तब हंटिंग होती है। देखेंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तुल्यकाली क्वेश्चन देखेंगे, तुल्यकाली मोटर में किस हानि में, किस लॉस में भार के साथ परिवर्तन नहीं होते हैं? यानी भार बदलने के बाद भी जो लॉस है वो नहीं बदलते हैं। कौन से लॉस हैं जो भार के साथ नहीं बदलते हैं या भार परिवर्तन के कारण उसमें कोई चेंज नहीं आता है? तो पहला है ताम्रहानि, कॉपर लॉस। तो ये सभी को पता है कि कॉपर लॉस लोड के साथ बदलते हैं, लोड बढ़ने पर बढ़ते हैं, लोड घटने पर घटते हैं। दूसरा है हिस्टेरिसिस हानियाँ, हिस्टेरिसिस लॉस, बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हिस्टेरिसिस लॉस को भी हम स्थिर लॉस मानते हैं कि नो लोड से फुल लोड तक क्या रहता है? नियत रहता है। और सी कह रहा है वायु घर्षण हानियाँ, ये भी लॉस नियत रहता है। और डी उपरोक्त से सभी, तो सभी तो संभव नहीं है। अब बात ये आ रही स्टेसिस और वायु घर्षण दोनों ही सही होते हैं। अब इन दोनों में से मेन क्या सही करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये भी लोड पर निर्भर नहीं करता और ये भी लोड पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर प्राथमिकता किसको दी जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी? वायु घर्षण हानियों को, क्योंकि जो मैकेनिकल लॉस होंगे वो स्पीड बिल्कुल नियत होने के कारण, स्पीड बिल्कुल नियत होने के कारण बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, जबकि हिस्टेरिसिस लॉस लगभग नियत होते हैं। ये ध्यान देंगे, हिस्टेरिसिस लॉस यानी आयरन लॉस लगभग नियत होते हैं, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में जो वायु घर्षण यानी मैकेनिकल लॉस होते हैं वो बिल्कुल नियत होते हैं, एक भी बदलाव उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, तुल्यकाली मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में क्षेत्र फ्लक्स का मान, फील्ड फ्लक्स का मान, पहला ऑप्शन कह रहा है लोड के साथ परिवर्तित होता है, यानी लोड बदलने के साथ फील्ड फ्लक्स बदल जाता है। दूसरा कह रहा है गति के साथ परिवर्तित होता है, यानी गति बदलती है तो फील्ड फ्लक्स बदल जाता है। तीसरा कह रहा है सभी भार पर स्थिर रहता है, सभी भार पर स्थिर रहता है। और डी कह रहा है शक्ति गुणक के साथ परिवर्तित होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोड के साथ परिवर्तित होता है, ऐसा होता नहीं है। गति के साथ परिवर्तित होता है तो ऐसा भी नहीं होता है। सभी भार पर स्थिर रहता है, ये भी नहीं रहता है। तो अगर हम कहें कि शक्ति गुणक के साथ परिवर्तित होता है तो ये वास्तव में ये भी सही नहीं है। तो आप बोले क्या ये भी सही नहीं, तो क्या है? तो हम कहते हैं फील्ड फ्लक्स के परिवर्तन से पावर फैक्टर परिवर्तन होता है। ध्यान से समझेंगे, पावर फैक्टर के परिवर्तन से फील्ड फ्लक्स परिवर्तित नहीं होता है। फील्ड फ्लक्स तो हमारे द्वारा डिसाइड होता है कि इसको हम कितनी फ्लक्स दे रहे हैं, कितनी धारा दे रहे हैं, कितनी सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन ये है कि फील्ड फ्लक्स परिवर्तन से पावर फैक्टर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पावर फैक्टर से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पर फील्ड फ्लक्स से पावर फैक्टर परिवर्तित हो रहा है तो पावर फैक्टर से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए आंसर इसका डी माना जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए शक्ति गुणक के साथ फ्लक्स परिवर्तित होता है तो नहीं,
फ्लक्स के साथ शक्ति गुणक परिवर्तित होता है, यानी पावर फैक्टर बदलता है। ये बात ध्यान रखें, इस बात को हमने कहा था कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कन्फ्यूजन वाले हैं, तो यही कन्फ्यूजन के लिए ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों को बता रहे हैं। देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर वामावर्त दिशा में गति कर रही है। वामावर्त दिशा, वामावर्त समझते हैं, तो क्या कह रहा है, तुल्यकालिक मोटर वामावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में गति कर रही है। यदि मोटर की एक्साइटेशन करंट की दिशा परिवर्तित कर दी जाए तब मोटर की गति। अगर हम एक्साइटेशन करंट को बदल दें तो मोटर की दिशा वही रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, मोटर रुक जाएगी, मोटर लोड नहीं लेगी। पहले क्लॉकवाइज में चल रही है, अगर हम फील्ड एक्साइटेशन को बदल दें तो मोटर क्या चेंज लाती है। तो ध्यान देंगे, अगर मोटर की घूमने की दिशा बदलनी है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज करनी है, वामावर्त से दक्षिणावर्त करनी है, तो जो स्टेटर में सप्लाई 3 फेज दी गई है उनमें से 3 में किन्हीं 2 फेज को आपस में बदलना पड़ेगा। अगर हम फील्ड फ्लक्स को बदलते हैं तो मोटर घूमने की दिशा में कोई चेंज नहीं आता है, यानी ए ऑप्शन सही है, पूर्ववत रहेगी। ध्यान देंगे, पूर्ववत रहेगी। इसको लोग कह देते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर का गति नियमन, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन होता है नो लोड से फुल लोड तक होने वाला परिवर्तन। तो हमने पढ़ा है सिंक्रोनस मोटर में नो लोड से फुल लोड तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, शून्य यानी जीरो होता है, जीरो रेगुलेशन होता है सिंक्रोनस। नेक्स्ट देखेंगे स्थिर निर्गत शक्ति, स्थिर आउटपुट पावर के लिए तुल्यकालिक मोटर द्वारा ली गई धारा, यानी पावर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्थिर निर्गत शक्ति के लिए तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर द्वारा ली गई धारा किस शक्ति गुणक पर न्यूनतम होगी, यानी किस पावर फैक्टर पे सबसे कम होगी। तो इस क्वेश्चन को हम पहले बताए थे, ये क्वेश्चन अलग था लेकिन उसी क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे अधिक कहाँ होती है। तो जब हम कहें पावर फैक्टर हमारा लीडिंग है तो भी अधिक होती है, लैगिंग है तब भी अधिक होती है, तो सबसे न्यूनतम कहाँ होती है, इकाई पावर फैक्टर पर। और एक्साइटेशन पूछ ले किस एक्साइटेशन में, तो 100% एक्साइटेशन में, तो आंसर क्या सही हो जाएगा, इकाई। तो इकाई में जो करंट होती है वो सबसे न्यूनतम होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। ये तो हमें सबको पता होता है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। यही क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर स्वचालित नहीं है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है, क्योंकि अभी पूछ रहा रीजन, क्या रीजन है, क्योंकि ये पता है सबको कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मोटर को चलाने हेतु तो स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है मोटर को चलाने हेतु तो स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, इसलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दूसरा कह रहा है स्लिप शून्य होती है, दूसरा क्या कह रहा है, स्लिप शून्य होती है, स्लिप शून्य होती है कह रहा है, इसलिए होता है। तीसरा कह रहा है मोटर में फेज स्प्लिट करने की व्यवस्था नहीं होती है, मोटर में फेज स्प्लिट करने की व्यवस्था नहीं होती है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है। और चौथा कह रहा है बल आघूर्ण की दिशा, ये दिशा लिखा हुआ है, ये कुछ लग रहा हो अगर गड़बड़ तो ध्यान देंगे। बल आघूर्ण की दिशा प्रत्येक अर्धचक्र के बाद बदल जाती है। ये चौथा ऑप्शन है, बल आघूर्ण यानी टार्क की दिशा प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद बदल जाती है। तो ध्यान देंगे कि मोटर सेल्फ स्टार्ट ना होने का यही एक रीज़न होता है कि जो बल आघूर्ण यानी टार्क की दिशा होती है प्रत्येक हाफ साइकिल में क्या है, बदल जाती है, इसीलिए मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं